हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं 100% प्रैक्टिकल है। देखिए, एक व्यक्ति का हमको कॉल आया। उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ ने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दे दी थी। अभी पुलिस वालों ने मेरे को बुलाया था, मैं वहाँ पे गया था। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डराया धमकाया, बहुत गलत तरीके से मेरे से बात करी। मैंने कहा आपने उनसे ये बात करी थी कि भाई ये गलत एफआईआर है और इसमें से नाम हट जाने चाहिए आपके बहन भाइयों के, आपके जीजा के, आपके माँ बाप के। बोला नहीं सर, उन्होंने तो मेरे को बात करने का मौका ही नहीं, तो बात ही ऐसे कर रहे थे। अब मैंने उनको कुछ समझाया, मैंने कहा आप जाओ वहां पे जाकर के आराम से बात करके आओ, ऐसे ऐसे आप बात करना। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम पे गए, उन्होंने वैसे वैसे ही बात करी। और जब उन्होंने वैसे वैसे बात करी तो पुलिस की टोन ही चेंज हो गई और पुलिस अलग तरीके से बात करने लगी। फिर जैसे मैंने समझाया था उन्होंने वैसे ही किया, तो फिर पुलिस सर करके बात करने लगी। दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों ने भी फील करी होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने भी महसूस करी होंगी जो हमारे यहाँ पे चलता है। लेकिन जो न्यू कमर होते हैं उनको पता नहीं होता, वो पुलिस जैसे बात करती है उसके दबाव में आ जाते हैं। कई बार बताते हैं सर हमारी एफआईआर गलत है, तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा देखेंगे, जांच करते हैं, अच्छा देखेंगे, अपने सीनियर से बात करते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी हटते हैं नाम। पहले हम बात करेंगे, देखेंगे, निष्पक्ष जांच होगी। और दोस्तों, इनकी टोन को कैसे चेंज करना है मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं आज के समय पे। और जो नहीं जानते, जो न्यू कमर है बिल्कुल, जिन्होंने कभी ऐसी चीजों को डील नहीं किया, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनकी टोन बड़े आराम से चेंज होती है। इनका जो बोलने का लहजा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए दोस्तों, 100% पुलिस वाले भी गलत नहीं होते, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन दोस्तों, हम लोग इतने सारे केसेस देखते हैं, उन इतने सारे केसेस के अंदर जो आईओ होते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है वो गलत तरीके से कार्य करते हैं और बहुत से मामलों में करप्ट भी होते हैं और आपके मामलों में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती। तो इसलिए दोस्तों, पुलिस वाले पार्ट पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनका जो तरीका है वो उसी तरीके से चलेंगे। आप अपने को देखो, कानून को देखो। अगर देखो, मान लो आपकी एफआईआर में कुछ धाराएं ऐसी लगी हैं जिसमें वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, तो वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, सीधी बात है। आप चाहे वो आपको बाहर से कितना ही धमका लें, कितना ही डरा लें, अब आपके ऊपर है, आप उनकी धमकी में, उनके डर में आ रहे हो या नहीं। इसके अलावा भी कई लोग आपको डराने का प्रयास करते हैं कि भाई तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर होगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वरना तुम ऐसा कर लो। आपको उनकी बात में भी नहीं आना है। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति की तरह अपनी एफआईआर को देखो, उसमें सेक्शन देखो और देखो उस सेक्शन में कितनी सजाएं, कितना पनिशमेंट है। अब पनिशमेंट तो है मात्र 3 साल तक का मैक्सिमम। घबरा रहे हो आप, आपकी अरेस्टिंग हो नहीं सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि 498 के मामलों में इस तरह से अरेस्टिंग नहीं होगी। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों आप गलत स्टेप्स ले लेते हो। अब दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा मामला मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला कोलकाता का था और दोस्तों आप सुनोगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसने क्या किया, उसकी एक सिंपल से एफआईआर थी। उस सिंपल से एफआईआर पे किसी ने उसको गाइड कर दिया कि तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल में जाना है, और वो एंटीसिपेटरी बेल में चला गया। जाना नहीं था क्योंकि उसमें एक सेक्शन ऐसा लगा हुआ था जो हैवी सेक्शन था, और वो ऐसा सेक्शन था 377 आईपीसी आई थिंक था, जिसको पुलिस जनरली हटाई देती है क्योंकि उसका कोई एविडेंस होता नहीं, और उसका भी कहना यही था कि साहब ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं। तो उनको कायदे से तो अपने पुलिस वाले से बात करनी थी, 377 तो वैसे ही हट जाता। उसने पुलिस वाले से कोई बात नहीं करी, किसी के बहकावे में आकर के एंटीसिपेटरी बिल फाइल कर दी। अब 377 में एंटीसिपेटरी बिल कहां से देनी थी, तो सेशन कोर्ट ने उसके एंटीसिपेटरी बिल रिजेक्ट कर दी। इसके बाद आया बंदा हाई कोर्ट में। अब कोलकाता हाई कोर्ट में आने के बाद जब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी 377 देखा तो वहां से भी बेल रिजेक्ट हो गई, और इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल निकल गया और लाखों रुपए का खर्चा आ गया। जब कोलकाता हाई कोर्ट से वो बेल रिजेक्ट हुई, उसके बाद वो बेल हमारे पास आई। अब सर इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो, ये रिजेक्शन मेरे लिए सही नहीं होगा। खैर, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उसको फाइनल होने में 6 से 7 महीने लग गए, और अभी आई थिंक अप्रैल या मई में वो बेल फाइनल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट करी, यानी कि कुल मिला के उससे अपने 1.5-2 साल इसमें लगा दिए। और मीनवाइल चार्जशीट भी फाइल हो गई, सब कुछ हो गया। क्या मीनिंग रहेगी एंटीसिपेटरी बिल का? और जो आपने लाखों रुपए सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा दिए उसका, यानी कि एक ऐसे मामले में आपने इतना सारा पैसा और एफर्ट डाल दिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सारे सेक्शंस नॉर्मल थे, 377 पुलिस ने हटाना था, और नॉर्मली उसके बाद चार्जशीट फाइल होती, आप जाके एक रेगुलर बिल ले लेते जो आपको खड़े खड़े मौके पे ही मिल जाती। लेकिन आपने सारा खेल उल्टा कर दिया। और अगर जिस व्यक्ति की सैलरी 40-50 हजार रुपए है ना, उसके लिए इतने लाखों रुपए अफोर्ड करने नीचे सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बहुत बड़ी बात होती है। यानी अपने आपको फाइनेंशियली तो आपने पूरा ब्रेक वैसे ही कर दिया। अब जब आपको एक्चुअल में आगे जाके केसेस लड़ने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और उस कॉम्प्रोमाइज की वजह से दोस्तों आपकी केसेज में क्वालिटी में कमी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आपको सोचना है कि आप कौन से स्टेप ले रहे हो। अनावश्यक रूप से पैसे और टाइम खराब नहीं करना। 2 साल मैटर करते हैं दोस्तों, और इतना पैसा लगाना भी मैटर करता है।
तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना। यही मैं आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी के भी डर में आकर के आपको कोई स्टेप नहीं लेना। आप कानून के हिसाब से देखो, डर तो अपने मन से निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम बिल्कुल चलता नहीं है। बिल्कुल डर निकाल के बिंदास होके आप इन चीजों को डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।